Good morning, students. A warm welcome again in live classes. Today we will start our second topic in physics, class 9th, that is force and laws of motion. And this is your up to updated syllabus according to the CBSE. जो फर्स्ट टॉपिक है आपका फिजिक्स का, उसके अंदर भी कुछ ही चेंज हुआ है, बस मोशन वाले टॉपिक से वो कंप्लीट हमने पीछे करा दिया है। आज हम शुरू करते हैं आपका सेकंड टॉपिक, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इसमें आपने फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इनर्शिया, मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन एंड एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दीज आर द कंटेंट्स फॉर दिस टॉपिक। आप इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। हम जो ये सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे वो जो CBSE के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग कराएंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ फोर्स। एज यू नो दैट फोर्स इज़ ए आउटर पुश और पुल। तो यहाँ डेफिनेशन इसकी यही बन जाती है, पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज़ कॉल्ड फोर्स। This is the very general definition. If we want to describe it scientifically, then we can say a force is that which change or tends to change the state of rest or of uniform motion of body in a straight line. साइंस पुश और पुल को नहीं मानता, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है कि ए फोर्स इज़ दैट, बल क्या है, वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अगर वस्तु रेस्ट में है तो वो उसको मोशन में कर सकता है, और अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए फोर्स इज़ नीडेड फॉर पुशिंग पिन। यदि हमें किसी पेपर के अंदर पिन को डालना है तो हमें पिन को क्या करना पड़ेगा, हल्का सा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो जो पिन है ऑल पिन वो पेपर के अंदर उसके अंदर धंस पाएगी इन ए पेपर। और पुशिंग ए कार इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन। और कार अगर खड़ी हुई है और उसको हमें क्या करना है, मोशन में लेकर के आना है, तो हम या तो उसमें ब्रेक क्या अप्लाई करें, वो उसके अंदर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो मूविंग कंडीशन के अंदर आएगी। नाउ effect of force. What are the effect of force? There are the effect of force are. अब देखते हैं कि जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या परिवर्तन कर सकता है। ए फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन। बल के द्वारा हम गति को उत्पन्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे एक बैलगाड़ी है, जो ब्लॉक होते हैं, बैल होते हैं, वो उस गाड़ी को बल लगाकर आगे की तरफ खींच सकते हैं, क्योंकि वो अपने पैरों के द्वारा क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं अपने शरीर के द्वारा, और गाड़ी जो होती है वो आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो बल लगाकर किसी भी वस्तु की दिशा को बदल सकते हैं। ए फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन। फोर्स जो होता है के द्वारा हम गति को उत्पन्न कर सकते हैं। सेकंड, ए फोर्स कैन स्टॉप मोशन। बल के द्वारा हम किसी भी गति को रोक सकते हैं। जैसे एक फुटबॉल है, मूविंग फुटबॉल, हमने फुटबॉल में किक मारी और वो लुढ़क रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि वो कुछ दूर जा कर के क्या हो जाती है, रुक जाती है। किसके कारण से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड, यानी जो ज़मीन है वो उसके ऊपर भी एक बल लगाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, घर्षण बल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, जिसके कारण से वो कुछ दूर चलकर रुक जाती है। एंड देन थर्ड वन इज़ ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। बल लगाकर हम किसी भी वस्तु की गति को परिवर्तित कर सकते हैं।
इफ़ एग्जाम्पल है इसका, इफ़ ए बॉडी इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, यदि ऊपर से एक वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है, इट्स स्पीड कंटिन्यूअसली, उसकी जो स्पीड होगी वो लगातार बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ आकर्षित, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, यानी अर्थ उसके ऊपर एक बल लगा रही है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कौन सा कहते हैं? दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जिसको किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट वन इज़ ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी बल के द्वारा हम किसी वस्तु की दिशा को भी परिवर्तित कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एग्जाम्पल है इसका, आपने देखा होगा क्रिकेट के खेल में जब एक बैट्समैन क्या करता है, बॉलर बॉल फेंकता है बैट्समैन की तरफ, और बैट्समैन उसको किसी भी डायरेक्शन के अंदर उसके ऊपर जैसे ही हिट करता है तो वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। और आपने देखा होगा डायरेक्शन को चेंज करने पर या तो बाउंड्री जो भी हो उसकी डायरेक्शन को वो किसके द्वारा, बैट के द्वारा वो चेंज कर सकता है क्रिकेट के गेम में। एंड द नेक्स्ट वन, ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम बल लगाकर किसी भी वस्तु के आकार और उसकी आकृति को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप एक रबर की बॉल लीजिए फॉर सॉफ्ट और उसको अपने दोनों हथेलियों के बीच में रखिए और दोनों हथेलियों के बीच में ऊपर से उसकी तरफ क्या लगाइए, प्रेशर लगाइए। जो बॉल ओवल शेप थी, अब आप देख रहे होंगे कि प्रेशर को लगाकर आपने उसको कैसा कर दिया, फ्लैट कर दिया है। ठीक है, स्फेरिकल फैला दिया है आपने उसको, तो वो बॉल जो हो गई है वो फ्लैट चपटी हो गई है। ठीक है जी, तो दीज आर द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। बल लगाकर हम फोर्स के ये प्रभाव हैं। ठीक है जी, नाउ आगे इस टॉपिक में आता है आपका पहले बैलेंस फोर्स, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं। बैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस को अगर देखें हिंदी में कहें तो संतुलित बल क्या होता है? इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। अब इसका मतलब समझिए कि सपोज़ करो एक बॉडी है, ठीक है, और उसके ऊपर बहुत सारे बल क्या लग रहे हैं, जैसे मैंने अभी ये रबर बॉल का एग्जाम्पल लिया कि आपने रबर बॉल को अपनी हथेलियों के बीच में रखा, पाम के बीच में रखा और उसको प्रेस कर दिया, तो यानी दोनों तरफ से यहाँ क्या लग रहा है, बल लग रहा है। अगर इसका परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। एंड बैलेंस फोर्स के बारे में हमेशा याद रखिएगा, बैलेंस फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन, बैलेंस फोर्स गति को उत्पन्न नहीं कर सकते इन ए स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप ए मूविंग बॉडी, और ना ही किसी चलती हुई वस्तु को रोक सकते हैं। कौन से? बैलेंस फोर्स। बट दे कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ये किसी वस्तु के आकार को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया, व्हेन ए स्फेरिकल रबर बॉल इज प्रेस्ड बिटवीन द पाम बाई अप्लाइंग टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इट्स शेप चेंजेस एंड बिकम्स फ्लैट, तो उसके आकार को परिवर्तित कर देता है और वो कैसी हो जाती है, चपटी हो जाती है। क्लियर? नाउ अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या कहता है, असंतुलित बल। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ नॉट जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर जो परिणामी बल है किसी भी वस्तु के ऊपर लगने वाला, वो परिणामी बल जीरो नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे। एन अनबैलेंस्ड फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी और दे कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी फॉर एग्जाम्पल। अनबैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल, किसी भी रुकी हुई वस्तु को गति में ला सकता है और गति वाली वस्तु को रोक सकता है। एग्जाम्पल है इसका, इफ़ द पर्सन लीव्स अ सूटकेस, अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ में सूटकेस को पकड़े हुए है तो उसके ऊपर ओनली द फोर्स F1 mg एक्ट्स। F और 1 लिखेंगे नीचे की तरफ, F1 बराबर mg, ये फॉर्मूला है, F बराबर mg। तो यहाँ पर चूँकि पहला ही बल काम कर रहा है तो वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, x डाउनवर्ड्स, एंड द बैलेंसिंग फोर्स F2 अप्लाइड बाय द हैंड अपवर्ड डिसअपियर्ड। अगर उस सूटकेस को कोई व्यक्ति छोड़ देता है तो
उसके ऊपर जो नीचे की तरफ बल काम कर रहा है, कौन सा लॉ ग्रेविटी, यानी पृथ्वी, मैंने बताया कि प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। तो वहाँ जो बल काम कर रहा है वो है F1 बराबर mg, और जो हाथ का बल है वो उसका गायब हो चुका है, तो इसलिए वो जो वस्तु है वो नीचे की तरफ गिर जाएगी। ठीक है, तो ये अनबैलेंस फोर्स हो गया। अब पहले क्या था, पहले कंडीशन क्या थी, बैलेंसिंग वाली थी, दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स था वो 0 था। लेकिन जैसे ही हमने सूटकेस को हाथ से या किसी वस्तु को अपने हाथ से छोड़ दिया, कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वो अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। क्लियर? तो these are balanced and unbalanced force. Now the main most important topic of this chapter is Newton's law of motion. न्यूटन के गति के नियम। बेसिकली न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। आज हम पहले नियम को पढ़ेंगे और बाकी 2 नियम और उसके एप्लीकेशंस भी आई थिंक आपको नहीं है इस बार। पिछला अगर चैप्टर होता तो उसके अंदर एप्लीकेशन भी थे, लेकिन मैंने जो कंटेंट देखा है उसके अंदर एप्लीकेशन भी नहीं है। मज़े की बात यह है आपको, तो इस बार सिलेबस बहुत क्या हो गया है, बहुत रिड्यूस्ड हो गया आपका समय को देखते हुए और इस लॉकडाउन पीरियड को देखते हुए। सो रीड के स्टडी केयरफुली। नाउ Newton's first law of motion. There are the 3 laws of motion. The first laws of Newton's first law, Newton's second law and Newton's third law. So today we will study about the first law of motion. क्या है पहला नियम, क्या कहता है, according to this law a body at rest will remain at rest. अगर कोई वस्तु कैसी है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी। एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन, अगर वो गति में है तो वो गति में ही रहेगी। इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, जितनी को स्पीड से चल रही है, अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मतलब समझ में आया। अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो वो रुकी हुई अवस्था में है, ऐसा समझिए, तो वो रुकी हुई अवस्था में रहेगी, और गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल लगाकर उसके अवस्था परिवर्तन यानी कि अगर रुकी हुई तो रुकी रहेगी और गति में है तो गति में है, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाएं। ठीक है, बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था को परिवर्तित ना करें। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल एग्जांपल आपको देता हूँ, आपके सामने टीचर पढ़ा रहा है और टेबल के ऊपर डस्टर या बुक्स रखी हुई हैं, तो दैट इज़ क्या है, उसकी रेस्ट वाली पोजीशन है। और लेकिन जैसे ही हमने उस डस्टर को उठाया, अपने हाथ से उठाया, तो उसको हमने क्या कर दिया, उसके ऊपर बल लगाया, और बल लगा करके हमने उसकी अवस्था को परिवर्तित कर दिया। तो न्यूटन का पहला नियम ये बताता है। नाउ एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। तो पहले स्टडी करेंगे इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया किसी भी वस्तु का वह गुण है जो उसके अवस्था परिवर्तन को क्या करता है, चेंज करता है। इट इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट ए चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जड़त्व के कारण। और जब हम इनर्शिया को पढ़ रहे हैं तो हमें मास को भी समझना होगा कि मास क्या होता है। मास इज ए मीज़र ऑफ द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। मास क्या है, किसी भी वस्तु के जड़त्व का क्या है, पैरामीटर है, मापना है। मास क्या कहेंगे, मास इज ए मीज़र ऑफ द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, यानी जितनी ज़्यादा भारी वस्तु होगी उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, और जितनी हल्की वस्तु होगी उसका इनर्शिया उतना ही कम होगा। यहाँ एक फार्मूला बनता है, क्या बनता है कि इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ये आप नोट करना चाहें तो नीचे नोट कर सकते हैं। इनर्शिया इज़ द बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, यानी यहाँ लिखा हुआ है हैवियर ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट। जिसका जो ज़्यादा भारी होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जबकि हल्की वस्तु का इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स के 2 जो बचे हुए लॉज हैं उनको। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से स्टडी करें, इनको अच्छे से पढ़ें, नोट करें, ठीक है जी। और इसमें अगर कोई डाउट आता है तो वो आप मेरे से पूछें। ओके, थैंक यू।